बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बाकायदा ऐसे लग रहा है कि आर्मी को प्रोवोक करके मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की साजिश की जा रही है। दानिस्ता कोशिश की जा रही है। हालात और वाक़यात मैं आपके सामने वो सारी चीजें रख देता हूं जिससे ऐसे तासुर आ रहा है कि ये चाहते हैं कि सारा सिस्टम लपेट दिया जाए। सिस्टम की जो लेजिटिमेसी है ना, वो उसको खत्म करना चाहते हैं। जेन्युइन ना रहे सिस्टम, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो जाए पूरी दुनिया के सामने। कि जब आप जमहूरी हुकूमत को हटा के कोई मार्शल लॉ लगवा देंगे, कोई डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तो आपका सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं होगा पूरी दुनिया के लिए। यह मैं क्यों कह रहा हूं? इसका आगाज नाज़रीन कुछ ट्वीट से हुआ कल। मैं कल से शुरू करूंगा और आज तक आऊंगा कि सूरत हाल कहां जा रही है। पहले आपके सामने ये रखता हूं। आपको पता है कि अफसार आलम साबिक चेयरमैन पेमरा और मौजूदा नून लीग के एक लीडर हैं, टॉप के, नवाज शरीफ के काफी करीब भी रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि आर्मी चीफ की प्रमोशन, यानी बुनियादी तौर पर यही कि आर्मी चीफ तुम्हें मैंने बनवाया था। वो क्या कहते हैं ये पूरा सुने, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरफ इशारा है। कहते हैं जनरल कमर बाजवा, अस्सलाम वालेकुम, मैंने तो अभी कातिलाना हमले का इल्जाम भी किसी पर नहीं लगाया। आपको पता है कि इनको गोली लगी है पिछले दिनों, और इन्होंने नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने और बहुत सारे इनकलाबी साफियों ने भी सीधा सीधा आर्मी पे इल्जाम लगा दिया था। तो वो कहते हैं मैंने तो अभी अपने कातिलाना हमले का इल्जाम भी किसी पर नहीं लगाया और आप मेरे खिलाफ बंद कमरों में गुफ्तगू फरमाते हैं। क्यों? आपने तो अपनी तरक्की के लिए, गौर करें, मेरी काविशों का शुक्रिया खुद अदा किया था, जिसके गवाह आपके सुसर जनरल एजाज अमजद और आपके दोस्त जायद मुजफ्फर भी हैं। मैंने आपसे कभी किसी एहसान का बदला नहीं चाहा, लेकिन अगर मुअज़्ज़ब इंसान की तरह आप किसी की बीमार पुरसी नहीं करना चाहते तो ऐसी गुफ्तगू क्यों? कम से कम अपने ओहदे का ही ख्याल कर लें। दूसरी बात, मैं तो अपने माजी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को तस्लीम करता हूं और अपने रब से हमेशा माफी का तलबगार भी रहता हूं। क्या आप और आपके कबीले में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तस्लीम करने की अखलाकी जुर्रत है? तीसरी बात, सबसे पहले तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर पर अमेरिका में मुकदमा करें और जितने पैसे भी मिलेंगे और हकीकत भी सामने आ जाएगी कि मुझ पर कातलाना हमला किसने और क्यों करवाया। अब ये आपको पता है कि एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था जो किसी पाकिस्तानी ने लिखा था, और इस आर्टिकल का था कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इज शॉट आफ्टर क्रिटिसाइजिंग द मिलिट्री। तासुर इससे यह दिया गया था कि जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर जब इन्होंने ट्विटर पे एक रांट की, कुछ बातें की, तो उसके बाद इन पर हमला हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से अफसार आलम ने एक गेम करने की कोशिश की कि ड्रैग करें किसी तरीके से आर्मी को बीच में और कहें जी कि आप न्यूयॉर्क टाइम्स पे करें, उन्हें सू करें। उन्होंने स्टोरी लगाई है तो न्यूयॉर्क टाइम्स को फिर क्लियर करना पड़ा। जिस बंदे ने ये स्टोरी लिखी थी उसने भी क्लियर किया कि अफसार आलम हैज पोस्टेड अ थ्रेड ऑन ट्विटर दैट सीम्स टू सजेस्ट दैट द न्यूयॉर्क टाइम्स knows who attacked him. The Times reported an event of public record and noted immediate and widespread apprehension in the journalist community here about the attack. The Times made clear that no attacker had been identified and stands by its journalism. तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह क्लियर कर दिया बुनियादी तौर पे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया और उन्होंने वाजे लिखा है कि अटैकर का कोई पता नहीं है कौन था। लेकिन अब अफसार आलम ने यह इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये इल्जामात हैं, ठीक है। ये इसके साथ आप देखें फायद ईसा का मामला, इमीडिएट जो रिएक्शन था आपने मेरा देखा। गुस्सा भी आता है इन चीजों पर, लेकिन हालात वक्त के साथ साथ खुलते चले जाएंगे। इस पे कामरान खान ने एक इशारा दिया है, इसको जरा गौर से आप पढ़ें, फिर मैं आपको अगली बात भी बताता हूं। इमरान खान हल्का ना लें, टाइमिंग बहुत अहम है। जस्टिस फायद ईसा केस में तफसीली फैसला आना बाकी है। बशीर मेमन FIR बनाम इमरान खान बजरिया मीडिया सादा मामला नहीं, कलीदी शख्सियात पर संगीन इल्जाम है। आज ही लाहौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने फौज के इदारे पर संगीन इल्जामात लगाए। दाल में काला है। आप समझें। अब आते हैं लाहौर हाईकोर्ट की तरफ, क्योंकि इसमें जिक्र आ गया। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है। फौज को एज ए इदारा, एज एन इंस्टीट्यूशन कब्जा ग्रुप से तशबीह दी है। फौज को, नवाज शरीफ का तो एक बयानिया था ना कि
फौज की मैं बात नहीं करता, मैं फौज को बुरा नहीं कहता, मैं चंद जर्नलों की बात करता हूं। लाहौर हाई कोर्ट से जो रिपोर्ट हुआ, जरा मैं तो वहां नहीं था और ये भी आपने भी सुन ली कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से जो इशारे आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि फौज को बतौर इदारा कब्जा ग्रुप कहा जा रहा है, कब्जा ग्रुप से तशबीह दी जा रही है। ये कौन लोग हैं जो ये बात करते हैं? हुसैन हक्कानी, मारवी सरमद, गुल बुखारी और फिर इनके कबील के सारे नीचे लोग, और इन सब की जो उस्तानी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं, आसमा जहांगीर, ये सारा कुछ उन्होंने इस तरह से कहलवाना शुरू करवाया था। उसके बाद ये सारे इनके स्टूडेंट्स हैं जो आज, ये फायद ईसा भी प्रॉब्ली उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं, आसमा जहांगीर साहिबा के। कहने का मतलब यह है कि आप फायद ईसा के केस में देख लें, अचानक जजेस रातों रात अपना नजरिया बदल लेते हैं, सोच बदल लेते हैं। बज़ाहिर ऐसा तासुर मिल रहा है कि दो ताकतवर तरीन इदारे आमने सामने खड़े हो गए हैं या उन्हें खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ट्रोजन हॉर्सेस बीच में घुसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, और फौज को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। और जब ताकतवर इदारे को दीवार से लगाया जाता है तो उसका एक ही रिएक्शन आता है, वो पुश बैक करते हैं। क्या नतीजा निकलता है? मार्शल लॉ की सूरत में निकलता है। कोशिश पूरी की जा रही है कि किसी तरीके से पुश बैक करके फौज को, यानी आप ये देख लें कि ये मल्टी डायमेंशनल अटैक है फौज के ऊपर। एक तरफ एक बंदे पे हमला होता है, वो फौज पे इल्जाम लगाता है मुझे गोली मारी, अगले दिन ट्वीट करके ये दावा करता है कि आर्मी चीफ तुम्हें मैंने बनवाया था, मैंने सिफारिश की थी। साथ इंदिया देता है कि तुम्हारे ससुर के साथ हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। मतलब इशारा यहां भी कर रहा है कि शायद नवाज शरीफ को जो बाहर हमने निकलवाया था वो जनरल बाजवा के ससुर के जरिए हमने ये करवाया था। ये सारा इन चीजों में जो है वो इशारा है, क्योंकि जनरल बाजवा के ससुर भी शायद जनरल हैं, मतलब रिटायर, और उनके साथ ताल्लुकात नून लीग के बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे साफियों के बहुत अच्छे हैं। तो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे ताल्लुकात भी हैं, तुम्हारे घर तक हम हैं और हमारे खिलाफ कोई बात ना करो। और ये उन्होंने क्यों ट्वीट किया था कि आर्मी चीफ ने कुछ खुल के बात की थी इस अटैक के हवाले से जो इन पर हुआ था, जो साफियों से कुछ मीटिंग हुई थी, उसकी तफसीलात शेयर भी हो चुकी हैं बहुत सारे लोग, दोबारा आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात होती है, फायद ईसा का फैसला आता है, लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस तरह की बात करता है जो पहले कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। फौज को बतौर इदारा किसी अदालत ने, कम अज कम किसी जज ने कब्जा ग्रुप नहीं कहा। तो ऐसा नजर आता है कि कोई दानिस्ता कोशिश हो रही है। और बशीर मेमन को भी लॉन्च किया गया है। बशीर मेमन के हवाले से मेरे पास तफसीलात हैं, कुछ मजीद भी आने का चांस है, लेकिन बस अभी कुछ वजूहात हैं। मैं आपके साथ जो है वो अगली वीडियो में जो है, जब इनके हवाले से जब मेरे पास बाकी मालूमात आ जाएंगी तो शेयर करूंगा मैं। ये जो सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं ये सब इकट्ठी हो रही हैं, इनकी टाइमिंग जो है वो बहुत ही डूबियस किस्म की है और पाकिस्तानी अवाम को चौकन्ना रहना है। इस सिस्टम को लपेट के फायदा क्या उठाना चाहते हैं वो आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। इस सिस्टम को लपेट के इनको सबसे बड़ा जो बुनियादी फायदा होगा, जैसे अब बरतानिया में कानून में तब्दीलियां आ रही हैं, जो जिन लोगों की दौलत की उनके पास मनी ट्रेल नहीं है वो मुश्किल में फंसने वाले हैं बरतानिया में, और बाकी ममालिक भी अब ये करेंगे, मजबूरी बनने जा रही है। खतरात ये हैं कि अगर पाकिस्तान में एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता है, डिक्टेटरशिप आ जाती है, तो पूरी दुनिया इसको इलेजिटिमेट ही करार देगी और फिर इसको कहेगी कि ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हो रही है, विच हंट हो रही है। इसलिए जितने भी फिर भागेंगे, फरार होंगे इस दौरान, वो सब बच जाएंगे दुनिया के किसी भी कोने में, उन्हें सियासी पनाह भी मिल जाएगी, परमानेंट स्टेज भी मिल जाएंगे और वो आराम से अपनी बाकी जिंदगी अपनी हराम की कमाई हुई दौलत के साथ जो है वो गुजार सकेंगे अपने बीवी बच्चों के साथ। तो इस वजह से इन्हें डर पड़ा हुआ है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से आर्मी चीफ के हवाले से उन्हें जो है वो किया जाए, जज्बाती कर दिया जाए, किसी तरीके से हुकूमत और आर्मी के दरमियान खराबी पैदा की जाए और ऐसा इल्जामात का पलंदा कायम किया जाए कि जिसके बाद ऐसी फिजा कायम हो जाए कि सिस्टम का चलना नामुमकिन हो जाए। बेसिकली सिस्टम को गिराने की कोशिश कर रहे हैं अब ये लोग, क्योंकि हालात जो हैं वो इनके काबू में नहीं आ रहे हैं। आपको अजीब लगेगा कि मैं ये क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हालात जमानतें होने के बावजूद, केस खत्म होने के बावजूद इनके काबू में नहीं आ रहे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।